अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 3 का। जी बच्चों, आपको ये हैंडआउट्स आज मिल गए हैं, ठीक है, या मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बार बार नई नई ना करी जाएं, आए पड़े कॉपी होकर पहुंच जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये ना करते हुए भी कोई 15-16 सफ़े बन गए थे। तो बेसिक्स में जो कुछ पॉसिबली चीज़ें आ सकती थी वो मैंने इसमें लिख दी हैं। हो सकता है कोई 1-2 सवाल मैं पेंडिंग भी कर दूं, लेकिन अल्टीमेटली बाद में कर लेंगे। अच्छा, अब ये टॉपिक जब मैं मतलब बेसिक्स जब ख़त्म करूंगा तो इसका ऑडिट आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आईकेपी किताब में है नहीं। लेकिन इसका ऑडिट आपका सारा सीएमए के अंदर होता रहेगा, क्योंकि आपको हर टॉपिक में, हर लेक्चर में ये वाला जो टॉपिक है, जिसको हमने टॉपिक बनाया है, ये बेसिक्स जो हैं, ये आपको हर लेक्चर में, हर टॉपिक में नज़र आएंगे। ये वो काम है जो आप हर वक्त हर जगह पे कर रहे होंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ आपके साथ कि कल वाले लेक्चर में आपको कोई सवाल है, या क्विकली मैं पहले आपको थोड़ा सा कल वाले लेक्चर की रिवीजन करवा देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने जो बात की थी वो ये की थी जी कि ये भी अब किताब, ये भी नोट्स के अंदर मौजूद है, शायद पहले सफ़े के ऊपर ही है ये, ठीक है। तो अगर अपने नोट्स के ऊपर आ जाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। हमने बात ये की थी कि इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जान लें, उसकी बेस पे फिर सेल प्राइस भी डिटरमिन होती है, उस कॉस्ट की बेस पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हम कर रहे होते हैं, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, जो कि अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर बहुत डिटेल्ड हो सकती है। हम किसी भी लेवल तक जाके प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, हम यूनिट वाइज निकालें, प्रोडक्ट वाइज निकालें, कस्टमर वाइज निकालें, ठीक है, हम सेगमेंट वाइज निकालें, तो यहाँ पर हम ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी। ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंग और सेलिंग करते हैं रेडीमेड गुड्स की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस सर्विसेज रेंडर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना के फिर उसको बेच रहा होता है, ठीक है। हमारे इस सीएमए के पेपर के अंदर ज़्यादातर पाला, बल्कि तकरीबन इसी के साथ ही आपका पाला पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, और वो क्लासिफिकेशन थी ये, इस क्लासिफिकेशन को आप प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी है, मे भी आज वहाँ तक पहुँच जाएं, और वो है फिक्स्ड और वेरिएबल की क्लासिफिकेशन। वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन पहले हमने क्या पढ़ी थी जी? प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट हैं जो इस फैक्ट्री की चार दीवारी से रिलेट करती हूँ, किसी भी तरह की, ठीक है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। आगे फिर उसकी टाइप्स हमने 3 कर दी थी, कि कोई डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, या फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो क्या होती है, हमने बात की थी कि ये सारी चीज़ें ना नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ज़रा चेक करते जाएं। हाँ, ये डिफरेंस भी हमने पढ़े थे, सबसे पहले बात ही नहीं शुरू की, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हैंड आउट आ गया ना, ये वही ओपन हुआ है ये, ठीक है। ये ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन सादा आसान अल्फाज के अंदर लिखी हुई है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको लिखवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से डिफरेंसेस के बाद यहाँ से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन शुरू होती हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वही बात मैंने वहाँ पर लिखी थी। एक दफ़ा ना आपने इसको रीड करना है अब घर जाके, ठीक है। ये अब आपकी मेहरबानी होनी चाहिए, जितना मैं आपको गो एड दे दूंगा कि पढ़ लेना है, याद यूद नहीं करना। जो चीज़ याद करने की मैं खुद आपको बताऊंगा, याद हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, बस 2 से 3, यानी जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, जो टॉपिक जो हैंड आउट होगा उसको आप एक नज़र देख लेंगे तो वो याद ही हो रहा होता है। याद रखना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई लॉ का पर्चा नहीं है ये, ओके। तो बस आपने एक बार अभी पढ़ लेना, कोई मसला हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? वो सारी कॉस्ट जो इनकर होती हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री। यानी मैं इसलिए सिर्फ इस दफ़ा एक यहाँ पर आपको लेके आया, जो बातें वहाँ बोल रहा होता हूँ वो तकरीबन वही वाली बात, उसी वही जुमला लिखा होगा, वरना उससे मिलता जुलता जुमला यहाँ पे भी लिखा होगा, तो आपने पढ़ के इसको कंफर्म करना है, ठीक है। एंड पे बताता हूँ कि कितना हमने पढ़ लिया है, जिसको आपने आज घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट कॉस्ट
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वो सारी कॉस्ट हैं, आर ऑल दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री। ठीक है, किस किस किस्म की ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं, यानी इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर किस किस किस्म की कॉस्ट होती हैं। हमने कहा जी 3 किस्म की होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जी, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन फुल हो टू अ कॉस्ट यूनिट। कुछ लोग यूं कहते हैं, कुछ लोग यूं कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट पार्ट हो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का। कुछ लोग यूं कहते हैं जो इस प्रोडक्ट की शेप बना रहा हो। ठीक है ना, यानी कि इस टेबल के अंदर लकड़ी क्या है, इस लकड़ी की जैसे इस टेबल की शक्ल बन रही है। ठीक है, इस कमीज के अंदर कपड़ा क्या है, इस कपड़े की जैसे इसकी शक्ल बन रही है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी लगी होती हैं जो नज़र भी नहीं आ रही होती हैं या बहुत इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट रखती हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है हैंडआउट के ऊपर, मैंने कल वहीं से पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट मटीरियल या फिर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। ठीक है, और जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में लग रहा है, इनसिग्निफिकेंट मटेरियल, जैसे टेबल के अंदर मैंने कहा था कील लग गए, ग्लू लग गई, स्प्रे हो गया। ठीक है, या कपड़े के अंदर धागा है, बटन है। ठीक है, ठीक है, और लेबर, लेबर इनडायरेक्ट कौन सी होगी, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कहा था आपकी फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर है जो आपकी सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख रहा है। ठीक है, हर एक बंदे के पास जाके उनको वेला नहीं बैठने दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आपने बाहर बिठाया हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। सुपरवाइजर डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन है तो इसी फैक्ट्री का ही मुलाजिम। तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, मटीरियल है या लेबर है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। डायरेक्ट मटीरियल या डायरेक्ट लेबर नहीं है तो उसको कहाँ ले आएंगे, उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले आएंगे। है ये फैक्ट्री का ही खर्चा, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। भाई जल्दी हो जाए करो आगे यार, या जो भी करना हो जल्दी जल्दी कर लिया करें। शाबाश भाई, आप टाइम से आया करें, लेट ना आया करें, वो बंदा भी डिस्टर्ब हो रहा है बेचारा। अच्छा जी उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। और उसके अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के अंदर फ्यूल यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फैक्ट्री किराए पे लिए हुए रेंट है, और फैक्ट्री के अंदर प्लांट अपना लगा उसकी डेप्रिसिएशन है, यानी वो सारे खर्चे जो इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं, इससे रिलेटेड हैं, और वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है तो वो FOH है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्रोडक्ट कॉस्ट ये 3 होती है। और पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फैक्ट्री से बाहर निकलकर जो कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो एडमिन की, R&D की, सेल डिपार्टमेंट की, यानी जो फैक्ट्री से बाहर के खर्चे हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। चीज़ें प्रोड्यूस होकर यहाँ से निकल आती हैं, यहाँ सेल के शोरूम में चीज़ें पड़ी होती हैं, सेल्स के सारे खर्चे, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए अकाउंटेंट्स आप लोग बैठे हुए हैं, R&D के अंदर साइंसदान बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जितनी कॉस्ट होंगी उनको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, वो जिस पीरियड में इनकर होती है उस पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो पीरियड कॉस्ट क्या होती हैं, आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड आर नॉट मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अ मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जैसे सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, सही है। अब ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है, पीरियड कॉस्ट जो है, पीरियड कॉस्ट, ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तो यही रहता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH है, और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या बन जाती है, आपको बताया था, परचेज कॉस्ट और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने वो बनाया था टेबल सा, वो मैंने आपके नोट्स में ही डाल दिया, फिर वहीं से उठा के कल दिखा दिया था ना आपको। तो ये देखें, अगर आप अपने नोट्स के पेज नंबर 3 पे आए ना, तो ये मैंने कहा चलो, उस वक्त सुबह हो गया था काफ़ी काम करते करते टाइम, तो ये अब बनाने में मैंने टाइम नहीं लगाया, फिर मैंने वो वन नोट से ही ऐसे उठाकर इधर कॉपी कर दिया था। मकसद तो पूरा हो रहा है ना। ठीक है, ये एंड पे पढ़ाया था आपको, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ था आपको। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट से मिलकर बनेगी, और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ये 3 और ये 3 6 कॉस्ट आएंगी। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी टोटल कॉस्ट इन्हीं 2 कॉस्ट से मिलकर बनेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है
वो ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी, बाकी ये तीन तो सेम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था सवाल की रिक्वायरमेंट ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। अगर पर्चे के अंदर वो टोटल कॉस्ट आपसे मांगेगा तो आपने इस बिजनेस की बात करता है ज़्यादा सीएमए के अंदर, आपको सवाल यही होते हैं, ठीक है, तो मैं इधर ही समझाता हूँ। अगर वो टोटल कॉस्ट आपसे मांग ले तो फिर ये ना हो कि आप सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट को कॉस्ट बना रहे हो। असल में मसला ये आता है कॉस्ट के पर्चे में आके आप ये पहली बार पढ़ते हैं, इसी के साथ ज़्यादा लड़ाई होती है। मटेरियल का चैप्टर है, लेबर का चैप्टर है, ओवरहेड्स का चैप्टर है, हर जगह पे यही चल रहे होते हैं। तो आप समझते हो शायद कॉस्ट दुनिया में होती यही है, बाकी कॉस्ट ही नहीं है। तो अगर वो टोटल कॉस्ट आपसे मांगेगा, ठीक है, और ये सारी कॉस्ट सवाल में गिवन, हाँ अलग बात है टोटल कॉस्ट मांगे और इनका डाटा ही ना हो तो फिर जितनी है वही होंगी ना। टोटल कॉस्ट मांगे तो ये सारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट कॉस्ट मांग ले तो फिर वो ये नॉर्मली मांगता नहीं है यहाँ पे अलग से, ठीक है, तो या अलग से प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा या फिर टोटल कॉस्ट मांगेगा। तो पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट का। ये बात जब हमने पढ़ ली थी तो इसके पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको कहा था कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम सेल प्राइस को, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर सेल प्राइस को डिटरमिन करने वाले बन जाएं। सेल प्राइस क्या होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट के अंदर मैंने कहा तीन तरह के खर्चे हैं, ये तीन मेन डिपार्टमेंट्स हैं। मैं इसको यूं कर लेता हूं, चार बनाए थे मैंने, ठीक है। एडमिन, अकाउंट्स, R&D को चलो उड़ा देता हूँ, मशहूर ज़माना यही दो हैं, ठीक है। वो एडमिन के अंदर ही, अकाउंट्स के अंदर ही, साथ ही यहाँ पर साइंसदान भी हमने नॉर्मली बिठाए होते हैं, R&D भी वहीं पे चल रही होती है। तो हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है, ये शोरूम है और ये फैक्ट्री है। तो हेड ऑफिस के अंदर ही आपके साइंसदान R&D भी कर रहे होते हैं, तो मैंने ऐसे अलग कर दिया ज़रा समझाने के लिए, ठीक है ना, सही है। तो ये तीन मेन फंक्शंस हैं, ये क्या कहलाते हैं जी? फंक्शंस। क्या हैं ये? तीन मेन फंक्शंस हैं बिजनेस के, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर कॉस्ट इनकर हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर सेल प्राइस डिटरमिन करनी है या सेल डिटरमिन करनी है, ठीक, पर यूनिट की बात कर लें अगर, तो तीन तरह की कॉस्ट होंगी, ये भी आपने इनकर करनी है और घर कुछ मुनाफा भी तो लेके जाना है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट कितनी किस्म की होंगी? तीन तरह की, एक फैक्ट्री की, एक सेलिंग की, एक एडमिन की, ठीक है, सही है। अब फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट जो है मैंने आपको बताया था वो तीन तरह की, तो ये हमने कल यहां पे निकालना सीखा था एंड पे, किधर, इधर, ठीक है। ये बात ऐसे ही शुरू की थी, ठीक है। ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री की, सेलिंग डिपार्टमेंट की और एडमिन डिपार्टमेंट के खर्चे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, इसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं और इसको एडमिन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है मैंने, ये फैक्ट्री है, सेलिंग डिपार्टमेंट, या ये फंक्शंस हैं तीन में, ठीक है ना। तो इनके अंदर ये तीन कॉस्ट होती हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट को हमने तोड़कर देख लिया था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के अंदर, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, सारी कहानी हमने कर ली थी, ठीक है। तो मैंने कहा था अगर यहाँ से हम डिराइव करें तो सेल प्राइस कैसे निकलेगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ठीक है, ये सारे क्या है? प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई, जिसके अंदर इन दो के मजमूए को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है और इन दो के मजमूए को कन्वर्जन कॉस्ट और इन तीनों के मजमूए को प्रोडक्शन कॉस्ट। इसीलिए मैंने वो आपको इंट्रो वाली, थोड़ी सी इंट्रो वाला फॉर्मेट भी बनाकर दिखाया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसा बनाया करते थे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट है, फिर FOH सारे ऐड करें, इन तीनों को ऐड करके टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आती है। वो फिर वैसे तो ज़रूरत नहीं है वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करके ये पूरा करने की, ये नहीं बनवाता CMA में, लेकिन भाई यहाँ से किसी भाई ने कल फरमाइश की थी, किसने की थी? तुमने। इसके अलग पैसे लगेंगे। एक सवाल मैंने इसका भी डाल दिया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी देखेंगे आप नोट्स के अंदर, वो एंड के ऊपर है, तो भी मैं फिर आपको कल या परसों किसी वक्त दिल करेगा करा दूंगा, हो सकता है आज ही करा दूँ, ठीक है। सवाल मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये जनाब प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, प्लस ये सेलिंग कॉस्ट प्लस एडमिन कॉस्ट, देखो कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आ गई, प्लस जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, इसको ऐड करेंगे तो यानी कितने रुपए की चीज बेचें कि आपकी ये सारी कॉस्ट्स भी रिकवर हो जाएं और इतना प्रॉफिट भी कमा लें, ये हम कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो जी यहां तक मैंने आपके साथ कल बातें कर दी थी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मसला है, मैं आप इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लूंगा उन नोट्स के ऊपर, अब से ऑनवर्ड्स तो आपकी कहानी सिर्फ इन्हीं नोट्स के ऊपर ही चला करेगी, ठीक है। तो जी बोले बेटा, सर्विस अगर मैं आपको यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ तो आप मेरी कॉस्ट निकालो, क्या है, मैंने आपको बताया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है वो आपकी स्टाफ की सैलरीज होती हैं। हमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी कभी करने पड़ते हैं, जैसे कभी उस्ताद चला जाए कहीं पे तो, ठीक है जी बेटा।
बेटा वो प्रोडक्ट उनकी बिल्कुल है, लेकिन सर्विसेज है ना, वो इंटेंजिबल एक तरह से। अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो मेरा इंटेंजिबल डाटा है, वो उसके साथ मतलब उसके ऊपर मेरा राइट होगा एक तरह से, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल कॉलेज उसको सेल करता है तो जाहिर है उसकी वो कॉस्ट भी पे करता होगा। वो जिस जगह पे सेव किए होंगे, जिस सिस्टम पे चलाते होंगे, उन सिस्टम वालों को कुछ पे करते होंगे, तो वो उसी तरह से ही है, वो उनकी सेल्स हैं और उनकी फिर आगे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ से लेके आए उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट? जी जी, कभी भी नहीं। चारों मैं इधर उधर ले ही आऊँ, फिर भी यही काम चलता रहेगा। एक दफ़ा ना इधर ही लिख लें, वरना फिर मैंने रुल जाना है। फिर आपने कहना है जी चलो कोई थोड़ी थोड़ी चास तो आ गई ना। चल आगे, पता है लेट हो गए हम 4-5 मिनट आज। अब ऐसे ही लेट देखा करेंगे थोड़ा थोड़ा भी। सर एक दिन का आपका जो है चढ़ा हुआ है बस, हैं जी। ये आ गई बात, और दूसरी बात ये भी कॉपी कर लें। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ज़रा 1 मिनट उसकी तरफ आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहा हूँ। आपका ये सवाल है, क्या सवाल है वैसे, क्या सवाल है? जिनका आप पूछ लें। अब हाँ जी बोलें। दो बार कब आएगी? 2 बार कब आएगी? पर प्राइम कॉस्ट में कौन सी लेबर कॉस्ट है, और एफओएच में कौन सी है? प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच होती है। तो मैं अभी भी इस पे कायम हूँ, लेकिन ये मैं बार बार लिखा करूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ याद करवाना है आपको कि ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इन दो चीज़ों का मजमुआ। मैं आज भी इस पे कायम हूँ। ये 3 कॉस्ट मिलकर प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बन रही है, ठीक है, सही है। हाँ, अब ये देखो, ये आपको पता लग गया ना। अब इधर देखो, मैंने फिर भी वो लिखना है क्योंकि मैंने ये याद भी तो कराना है, क्योंकि कई जगह पे यूज़ होगा। अभी ये बेसिक्स हैं, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें तो याद करा रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो वो मैंने आपको ऐसे ही लिखते रहना जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा, ताकि आपको याद हो जाए। बाकी बात वही है, मैं उस पर कायम हूँ, ऐसा ही है, ठीक है ना। ये 1, ये 2 और ये 3, ये टिक भी लगाए थे कल। ये 3 कॉस्ट मिलकर प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है, अभी भी वैसी बात है, ठीक है। तो ऐसे को खाम खा की डेरिवेशन न कर लिया करें। अब इसमें से क्या डेरिवेशन करें, बस एक फॉर्मूला बना के आपको आसानी के लिए ऐसे एक लाइन में लिख दिया था, ठीक है। अच्छा जी, किस चीज़ की? इस प्राइम कॉस्ट है ना, प्राइम कॉस्ट के अंदर आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। फिर आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, उसके अंदर आ रहा है डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट लेबर और एफओएच, हाँ, और एफओएच। तो अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट को और प्राइम कॉस्ट को नहीं, इनको ऐड नहीं ना करते हम। इधर देखो ना बेटा, यही तो इसलिए ये दिखाया है। क्या आप ऐसा आप ये कह रहे हैं कि आप कन्वर्जन कॉस्ट ये पकड़ देंगे, ठीक है, और फिर वहां से इसको ऐड करेंगे, 190 जमा 70 को ऐड करेंगे, और 170 और 170 ऐड करेंगे। क्या ऐसा करते हैं? बेतुकी बात ना करें, सादा सी बात है। तो मैनू पता है जिन्ना को तू सादा है, अख खुली दे रही है की गल हो रही है। अच्छा जी बेटा, ये सिंपल लिख लिया इसीलिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, और को सवाल कल के लेक्चर में से? मैं फिर परसेंटेज की तरफ जाऊं ताकि मैं खुद ही करवा दूं कैलकुलेट, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी होगा। जी बेटा, ट्रेसेबल का मतलब ये है कि मैं क्लियरली बता सकता हूं कि ये एक कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे लेबर ने कितने घंटे काम किया। ये एक मार्कर हम पेन मार्कर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारी लेबर जो है, मैं लेबर की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर लेबर शायद मशीन को चलाती हो, लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि समझे ये हाथ से बनता है। तो एक आदमी 1 घंटे में ऐसे 5 मार्कर बना लेता है, और हर घंटे के हम उसको 500 रुपये देते हैं। तो इसका मतलब एक मार्कर के ऊपर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100 रुपये लग रही है। ये ट्रेसेबल, ठीक है। लेकिन सुपरवाइजर का निकाल सकते हैं शायद हम, जितनी प्रोडक्शन हुई पीरियड के अंदर उसको डिवाइड कर लें, टोटल प्रोडक्शन सैलरी उसकी डिवाइड कर लें टोटल प्रोडक्शन से, शायद ये भी ट्रेस हो जाए।
ऐसी कोई बात नहीं कि ट्रेस ना हो सके, लेकिन वो फिर ट्रेस होकर इतनी इनसिग्निफिकेंट हो जाती है कि हम कहते हैं यार छोड़ो यार, इस मुसीबत से ना पवो। अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बन ही जाना है उसने, ये फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर तो शामिल ही होना है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। ठीक है जी। और बैग कोई उठा के ले जाएगा, ऐसे नहीं बंद होगा, मुझे भी प्यास लग जाएगी जी। पीरियड कॉस्ट को हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं जी कहते हैं, कह सकते हैं, क्या है, आपको इजाजत है, यू कैन। क्लोज जा, एक मिनट, एक वारी 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 वारी, अच्छा एंज ना करया करो। कौन सी कॉस्ट के बारे में आप क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पीरियड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये यहां पे लिखा हुआ है, कल दिखाया भी था, नहीं लिखा हुआ, ये देखें, ये दीज कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन मैन। आप नॉन प्रोडक्शन बोला था, लिखा हो जी। और वो फिर बाद में बात करेंगे कि ये क्यों करते हैं। पहचान हो गई ना, शुक्र करो। फिर अगर बाद में मिल ही जाना है तो उनको इकट्ठे ही कर दें भाई, उसकी वजह है वो बाद में पता लगेगी। अभी फिलहाल शुक्र है कि पता लग गया कि ये अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पहचान कर ली ना, हाँ बस बेहतरीन हो गया। आगे जी, और कुछ सवाल? ओके, तो फिर चलते हैं। नहीं, हम नहीं दबे पांव चलते, जो चलते हैं वो चलते होंगे। सबसे एंड पे आए जी, अपने हैंड आउट के सबसे एंड पे आए। क्योंकि आपने वो 2 हैंड आउट जो दिए थे ना स्टार्ट वाले, अब उनको आप साइड पे कर देना है। कुछ उस पर लिखा हुआ था तो वो अपने इस मेन हैंड आउट पे लिख देना है। मैंने तो असल में चाहत ये थी कि अब टाइम नहीं था असल में, मैंने इनको सुबह भेजा है और मैंने वो फोटोकॉपी वाले भाई को कहा है कि ज़रा सैरी करके निकल आएँ ताकि आपकी कॉपीज़ हो जाएँ। वरना मेरी चाहत तो ये थी, आप अब खुद ये कर लीजिएगा कि ये इस तरह से 2-3 स्टेपलर लग जाएँ इस पर, और वो ऊपर टेप लगा के जैसे नहीं दे देते होते कागज़ से लगा के, वैसा लग जाता तो ये थोड़ा सा ज़रा सेफ हो जाता। बहरहाल अगर आप ये खुद इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बेसिक्स का भी इसी तरह से मैं हर चैप्टर के लिए कभी तो स्टार्ट पहले दे दिया करूँगा, कभी देर हुई तो 1-2 दिन बाद दूंगा, तो 1-2 दिन में वो 1-2 सफ़े मिल जाया करेंगे। तो हर चैप्टर का इस तरह से आपको एक बुकलेट मिलता जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी किताब है, अल्टीमेटली एंड पे इकट्ठी कर लीजिएगा। ठीक है, किताब नहीं है, ये नोट्स है, ठीक है ना। तो अब वो चूँकि सुबह अर्ली भेजा था तो मैं उनसे वो काम नहीं करवा सका, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, इसको ऐसे स्टेपल कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपने 2 दिन में कहीं और कुछ लिखा है तो इसी के ऊपर ले आइएगा ताकि ये आपके नोट्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब यार ये ऊपर करवा दो यार इससे। अब ये परसेंटेजेस जो हैं, असल में मैंने तरतीब कुछ इस तरह से बना दी है इन नोट्स की कि पहले सिर्फ थ्योरी चल रही है। ठीक है, थ्योरेटिकल अब आपने जो घर से पढ़ लेना है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको पॉइंट 1 पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई नहीं है, लिखी हुई है, पढ़ लेना, हैंडआउट में थी वैसे। ठीक है, डिफरेंसेस बता दिए आपको, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट वाली क्लासिफिकेशन जो है, ये सारी इसमें से एक पॉइंट जो है वो मैं अभी थोड़ी देर में जब इस पर आता हूँ, रेलेवेंट होता है मेरे लिए, मैं ये आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, 4.1.2 अभी आपको पढ़ाना है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उसके अलावा बाकी ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिए, एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये अगर आज टाइम मिला तो शुरू कर लेंगे, और उसके बाद कल भी ये चलेगा। फिर इसी के अंदर हाई लो मेथड भी है, शायद परसों पे वो भी चला जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो बेसिक के अंदर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहरहाल ज़रूरी हैं, इसके बगैर हम कॉस्ट में आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये 4.1 जो सारा था आपने पढ़ लेना है, जो रहती है चीज़ वो भी मैं अभी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये 4.1.2 ये भी अभी पढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ भी बाकी नहीं है। अब ये तसल्ली आपने करनी है कि आपके ये पेज 3 में यहाँ तक कोई चीज़ पढ़ने से रह तो नहीं गई आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑडिट के लिए आपके पास कुछ नहीं है, अब यही नोट्स हैं, तो अब इनको सही से कर लेना। ठीक है, अब ये सारे इसी तरह से अब ये ग्राफ्स, ये जब मैंने वेरिएबल की डिस्कशन करनी है तो एक सवाल पड़ा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, उससे मैं सारे ग्राफ्स बना दूंगा उस सवाल को यूज़ करते हुए, और यहाँ से फिर आप देख लेंगे वो आपके नोट्स का हिस्सा भी है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी अभी आपको पढ़ानी है मैंने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं पेज 7 से। ठीक है, इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो मैंने खुद कराने हैं, और जिनके नज़र आ रहे हैं वो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है
वो ये परसेंटेजेस मैंने वो सारा मैंने एडजस्टमेंट कर दी थी थोड़ा सा इसको सेकंड लास्ट, हाँ ये आखिरी बनाया था और फिर भाई की बात याद आ गई। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक सवाल मैंने डाला है, आई थिंक इंट्रो या FAR 1 से का ये सवाल है, बेसिकली इंट्रो या FAR 1 का ही ये सवाल है, वहीं से मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया हुआ। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल नहीं है। इस तरह का सवाल CMA में नहीं आता, लेकिन भाई की फरमाइश थी, मैंने लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, फ़ायदा ही हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका नोट्स के पेज नंबर 15 पर। इसमें कुछ परसेंटेजेस हैं जो मैंने आपको निकालने के लिए दी थी। अच्छा है हम इनको भी कैलकुलेट करना सीख लें, डिफरेंट तरीकों से हम परसेंटेजेस लगाते हैं तो ज़रा एक तरह की सिमेट्री आ जाएगी क्लास के अंदर। ठीक है, कितने बच्चों ने ये कैलकुलेट की थी, हाथ खड़ा करें। अब आज से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना, वो तो वैसे ही बस थोड़ी गपशप लगा रहे थे 2 दिन से। ठीक है जी, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया अटेम्प्ट? हमें इधर ही रहे, कोई मसला नहीं है जी। मैंने वो देखी वीडियो, आपने यहाँ से लगाया होता है क्या? हम पहले यहाँ से लगाया करते थे लास्ट सेशन में, मेरे ख्याल में तो हम यहाँ से लगाते थे। तो आप इसको यहाँ तक बेशक ले लिया करें, ये हाफ, ठीक है ना, उस कोने को दिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। ऑडिट किया था ना इनका भी जी। बेटा कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये एक क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कितने बच्चों ने किया? बस अब ये एटीट्यूड अगर रहा तो अगली बार दोबारा ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वो फिर आप पसंद करेंगे यहीं से ही पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है, ये ऑप्शन सोच रहे होंगे फिर। तो अगर चाहते हैं कि ऐसा ना सोचना पड़े, इसी बार में पास हो जाए, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, आपको प्लीज़ जो होमवर्क दिया जाए वो आपने लाजमी करना है, अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ के करना है। ठीक है, इस दफ़ा तो थोड़ा सा सोल्यूशन साथ साथ मिल रहे हैं। लास्ट टाइम तो मैं पहले सवाल दे देता था और कहता था बस कोई और मेरे पास भी नहीं है इसका सोल्यूशन, कल मिल के ही बनाएंगे। तो बच्चे करके आते थे, पढ़ने वाले बच्चे थे लास्ट टाइम के अंदर। इंशाल्लाह उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हालांकि पर्चा बहुत मुश्किल आया, पर हिम्मत करने वाले थे, लड़ने वाले थे, उन्होंने लड़ना सीखा था। इस तरह के नहीं थे मुंह उठा के और आगे। मुंह तो रख के आते, कम से कम ये मुंह लाने के काबिल था, बगैर होमवर्क के आ गए। कल इस तरह से मामला नहीं हो। ये पहले 1-2 दिन में माफ़ी दूंगा, उसके बाद मैं, अब रमज़ान का महीना है तो सिर्फ बेइज्जत करने के ऊपर ही इक्तफा करूँगा, और वो खूब करूँगा इंशाल्लाह। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ईद के बाद आप आएंगे, तो फिर होमवर्क ना करने वाले को मैं 1.5 घंटा खड़ा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। पढ़ना है तो खड़े होकर पढ़े, नहीं तो जाएँ, दरवाजे तो खुले ही, जाने वाले को कोई रोक सका। चलें जी, वैसे भी मेरा आदत जा गया, मैंने छेड़ना नहीं है जा रहा जी। चलें सवाल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करें। अब टोटल सेल्स फॉर द ईयर, कोई आसान सी होंगी, कोई मुश्किल सी होंगी, बहुत बेसिक ऐसे ही जो ये लास्ट टाइम वैसे बस जेन के अंदर, हाँ ये इस तरह करके ये बनती है। या क्लास में कोई 1-2 लिखवा दिए तो वो इकट्ठे किए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, थोड़ी गलतियां हैं, सही करते चले जाएंगे। ठीक है, अमाउंटेड टू या आर ₹620। ठीक है, टोटल कमीशन फॉर द ईयर इज 92 मिलियन। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल निकाल दो। निकाल लोगे? बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके 57 नंबर आए, बल्कि यूं बोलना चाहिए, टोटल नंबर थे CMA के 100, 57 ठीक बोले ना, ठीक है। आपके नंबर इस दफा इस अटेम्प्ट में उसमें से आए 57, तो ये तो बिल्कुल सीधी परसेंटेज हो गई ना। चलो, आपने 2 पेपर दिए थे, 3 दिए थे, 3 पेपर दिए थे। ठीक है, तो 3 पेपर्स के टोटल नंबर थे 300। अब 57 × 3 करना जरा, और आपके उन 3 पेपर्स में आए 171 नंबर। बताइए आपके कितने % नंबर आए? और ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो मैथ आपको रिक्वायर्ड है ना, वो 5वीं 6ठी 7वीं, 6ठी का दूध याद आ, वो यही वाला होता है। ठीक है, असल में उसी की बात होती थी। ठीक है ना, 6ठी का मैथ याद आ जाएगा आपको, असल में यही था, वहां पे ध्यान से पढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो आपके मार्क्स 171 आए हैं आउट ऑफ 300। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप बेस 300 को रखेंगे, तो 171/300 जैसे परसेंटेज निकालते हैं, सिंपल। तो इस सवाल का आंसर आप ऐसे निकालेंगे जी। 92 मिलियन कमीशन इस साल का टोटल है, और सेल्स जो हैं वो टोटल इस साल की हैं 620। ठीक है, तो आपका जो कमीशन है सेल की परसेंटेज ही होता है नॉर्मली। ठीक है, तो वो परसेंटेज आपको निकाल कर देनी थी एग्जामिनर को। 14.83 के आगे क्या है? 838 है ना, 84 कर। ठीक है जी, ये जो परसेंटेजेस, रेट्स, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अब ये अभी बतानी है, अब याद रखनी है। परसेंटेजेस या रेट्स जो हैं ये 2 डेसिमल तक लिखा करेंगे हम।
फिर इनको जब अप्लाई करना है तो एंड पे जो आंसर आए रुपीज का टोटल वाला, पर यूनिट वगैरह, पर यूनिट रेट या परसेंटेज, इनको 2 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे यूज कर लें, और जब टोटल में आंसर निकालो उस वक्त फिर राउंड कर लिया करना। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये पर यूनिट रेट्स या परसेंटेजेस ने आगे सवाल में, जैसे पर यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट आई है जी 1.3 रुपीज, अब 50,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 50,000 से मल्टीप्लाई होकर वो जो 0.31 से ऊपर है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 1 पे राउंड डाउन करके ना काम चलाना। पर यूनिट रेट्स या परसेंटेजेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर लेने हैं आपने, ठीक है। और जब उनको अप्लाई करके टोटल आंसर निकालो वहां राउंडिंग कर लेना, ये याद रहेगा। ओके जी, टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितनी है जी? 320। अच्छा, कोई मसला इनमें हो, इनमें भी इस तरह से कोई मसला हो आपने पूछ लेना, ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर है। एक अहम बात तो मैं आज पूछना ही भूल गया, कोई ऐसा बच्चा जिसका आज पहला दिन हो? कहां थे तुम? पता ही नहीं है, घर गए हुए थे? हमारा तो घर है ही नहीं ना यार, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत बला पेपर बन जाता है फिर, ठीक है। पेपर सारे ही बला हैं अगर रोज नहीं आएंगे तो, ठीक है। अच्छा जी, वापस आए। बाकी सबको तीसरा दिन है माशाल्लाह, पहले दिन से पढ़ने आए। 1 हफ्ता बस ये रहती है कैफियत, उसके बाद फिर टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 320। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल। तो जिसकी परसेंटेज है वो दरअसल 100 होता है एक तरह से, याद रखना, ठीक है ना। अब अगर ये गिवन हो, फिगर गिवन हो, अच्छी बात, ना गिवन हो तो इसको एक्स अज्यूम करके काम करना पड़ा करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सारे कॉस्ट के अंदर चलनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, परसेंटेजेस बहुत ज्यादा यूज करनी है आपने, ऐसे अक्सर चीजें दी हुई होंगी। तो अगर उसने कहा है 10% ऑफ सेल, तो इसका मतलब जिसकी परसेंटेज सेल हो वो 100 अज्यूम करते होते हैं हम, वो क्या होता है 100। अब अगर तो वो फिगर सवाल में गिवन है तो मौजें, तो फिर तो वो दूसरा सवाल ही बनता है। जब परसेंटेजेस निकालने के लिए जिंदगी में पहली बार मैं और आप मिले तो बेसिक सवाल ही ऐसा हो सकता था जिसमें सेल गिवन है और उसकी परसेंटेज, यानी बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान बात होती है। और अगर सेल मिसिंग कर दे निकालना, हमें वो भी आएगा इंशाल्लाह, उसमें फिर हमें सेल को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। देखते हैं आगे सवालों में जाके, बड़ी सादा सी बात की है। फिलहाल तो वो बात को भूल जाओ, सादा सा सवाल आपके सामने, ठीक है। क्या कह रहा है? टोटल सेल्स हैं 320, सेलिंग एक्सपेंस है 5% ऑफ सेल, तो सेल फिर 100 है, उसका 5%, तो 100 320, उसका 5%। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। लेकिन मैं मुश्किल सवालों की असल तैयारी करवाता, इसलिए ज्यादा डिस्कशन ज्यादा कर गया, ठीक है ना जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, पूरा कैलकुलेट करके 320 इंटू, अरे सर ये कैसे सवाल करवा रहे हैं आप, हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। 16, ठीक है जी, ₹16 मिलियन पूरा लिख लेना। चलो लिख ही दूं बेटा। आज की थोड़ी सी मुशक्कत आपको लग रही है कि सर ये क्या, सर कॉस्ट शुरू करें। आपको पता नहीं है कॉस्ट बिग टाइम शुरू हो चुकी है। अगर इन चीज़ों में उलझे रहे तो फिर आगे कॉस्ट नहीं समझ सकोगे, मैनेजमेंट नहीं, अकाउंटिंग नहीं समझ सकोगे, यानी सीएमए का सब्जेक्ट नहीं समझ आएगा, फिर मैथ में उलझे रहोगे सारे सब्जेक्ट में। और बच्चों को ज़्यादा मसला होता ही इसका मैथ का। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देते जाएं, हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी कॉस्ट में आपको हर तरफ हर वक्त यही चीज़ें नजर आएंगी जो हम पहले 4 से 5 दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 23 को ऑन ही रखेंगे इंशाल्लाह, तो उम्मीद है 23 को नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। और मैंने डिसाइड किया था, ज़ाहिर अब ईद आ रही है, अभी हफ्ता हुआ नहीं आया हो, 23 की छुट्टी कर लें, फिर आगे ईद की आ जाए, डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने हिसाब ये लगाया था कि ईद की छुट्टियां जो हैं वो मंडे टू सैटरडे करनी है हमने, संडे दोनों ऑन कर लेने, ठीक है ना। तो ये 6 छुट्टियां जो हैं, इससे पहले तकरीबन 17 को दिन बन रहे हैं, 16-17 दिन हमारे पास, जिसमें से अभी बेसिक्स के ऊपर मेरे 3 से 4 लग ही जाने हैं। 3 वैसे मेरा प्लान है, लेकिन जो प्लान होता है हमेशा उससे आगे ही काम जाता है, तो इसलिए 3 से 4 बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास तकरीबन 13 लेक्चर्स बने तो ऑप्शन 2 थे। ऑप्शन 1 ये था कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करें, और ऑप्शन 2 था कि ओवरहेड्स शुरू करें, और उसके साथ ही 2 लेक्चर्स ओवरहेड के बाद ना एबीसी कॉस्टिंग वो इकट्ठे ही होता है। ओवरहेड्स और एबीसी एक ही बात है, यानी कि ओवरहेड्स के ही 2 तरीके हैं वो बेसिकली। अब
ओवरहेड्स प्लस एबीसी के ऊपर लग रहे थे तकरीबन 12 से 13 लेक्चर, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर लग रहे हैं तकरीबन 7 को लेक्चर, 6 7 8 लेक्चर लग जाते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर 6 7 8 लेक्चर्स कर लें, उसके बाद एंड पे दिन फिर फारिग पड़े हों, समझ ना आया कि अब क्या करें, नया टॉपिक भी शुरू नहीं कर रहे, बीच में छुट्टियां आ रही हैं तो डिस्टर्ब होंगे, तो मुझे अब यही लग रहा है कि हम इंशाल्लाह हफ्ते को ही होपफुली शुरू कर देंगे, या जब भी करेंगे, जुमे को करें, हफ्ते को करें, मंडे को करें, ठीक है, करेंगे हम इंशाल्लाह ओवरहेड्स का टॉपिक शुरू, ठीक है। ओवरहेड्स पे तकरीबन हमारे 9 से 10 दिन लगेंगे, और ओवरहेड्स याद होगा आपको ओ यार याद होगा से याद आया, आपके मैंने हैंडआउट में वो डालना था, हाँ पहला लेक्चर, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपके पास तो है, लेकिन आपके पास ना रहा तो ये वाला, ताकि जब भी कभी आपके सामने आपके पास ये नोट्स होंगे ना, जब भी कभी आपको ख्याल आए यार ओवरहेड्स को छोड़ना दे, कल छुट्टी ना कर लें, तो फौरन ओवरहेड्स का चैप्टर चल रहा हो तो आप ऐसे जाकर देखें, मैंने तो देखने दो कितने, ये आपको नहीं यार ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है, ये तो हर वक्त ही आया होता है, ये तो हर एक पेपर में सिर्फ मिस किया था, हर दफा आया होता है, नहीं यार ये छोड़ने वाला लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो शुरू करना है हमने, ओके। अच्छा जी वापस आए बातों में बातें कहीं निकल जाती हैं जी। सेल्स हैं 30,000, कैलकुलेट जीपी इफ जीपी मार्जिन और मार्कअप इतना और इतना है। देखें जी, मार्कअप मार्जिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब किसी ने किसी तरह पढ़ा हुआ है, तो हम एक तरह से कर लेते हैं, क्या ख्याल है, यानी जब कभी मार्कअप मार्जिन यूज करना पड़े तो हम सब एक ही तरीके पे चल रहे हो, तरीके की कोई पाबंदी कैद नहीं है, आप मर्जी जो मर्जी करें, पर्चे के अंदर अपने तरीके करते रहें, आप सोल्यूशन मेरे तरीके से ना करें, आप हैं टार्जन बिल्कुल करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं कम से कम इस हद तक तो सिक्योर कर लूँ ना खुद को कि पर्चे क्लास के अंदर सवाल करते हुए मार्कअप निकाल तो पता हो कि यार ये अच्छा इस तरह से निकाला हुआ है, बाकी आपको पसंद ना आए तो आप अपने तरीके से निकालें, बट आई वुड सजेस्ट कि कर लें ऐसे ही, ताकि एक ही तरीका रहे सारी क्लास का, ठीक है ओके जी। तो मार्कअप मार्जिन की डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं जी। मार्कअप एंड मार्जिन जी, मार्कअप मार्जिन आपने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी पढ़ाऊं आपको, ठीक है। चलें पहले सादा अल्फाज में लिख देता हूं, फिर मुझे याद आ रहा है FR 1 के अंदर, ये करेक्शन ऑफ एरर के अंदर शायद मैंने रखे हुए थे सवाल, तो वहां पे जाके आपको ना जुमला दिखाता हूं कि किस किस तरह से ये बोल सकता है जुमला, ठीक है। लेकिन फिलहाल सादा बात, मार्कअप का मतलब होता है ऑन कॉस्ट, या यूं कह लें इसका मतलब होता है अगर प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज कह लें, ठीक है, प्रॉफिट इज लिंक्ड विद कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल गिवन है, एज अ परसेंटेज ऑफ, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट जो है वो लिंक किया गया होता है विद सेल, ठीक है। अब ये जुमला कैसे कैसे लिखा हुआ आ सकता है, पिछले सेशन को ओपन करते हैं कैफ 1 और करेक्शन ऑफ एरर ओपन करते हैं, हाँ देखा मिल गया, ये जी इस तरह से, ये मैं कहीं से भी दिखा सकते थे, मेरे जहन में आया कि यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने इसलिए यहाँ पे ले आया कि 4-5 तरह से ये जुमला लिखा हुआ मिलेगा आपको। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि पर्चे के अंदर जब वो प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ लिंक करेगा तो जुमला कैसे कैसे लिख सकता है, वो यूं कह सकता है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, समझ आती है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज किसके साथ लिंक की उसने, गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, मतलब प्रेपोजिशन जो मर्जी यूज कर ले, असल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉस्ट, ठीक है ना, प्रेपोजिशन जो मर्जी यूज करता रहे। सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस इतने परसेंट कॉस्ट के साथ, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट कह दे, या सिर्फ मार्कअप भी बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट। तो प्रॉफिट की परसेंटेज और भी किसी तरह से लिख दे, जुमला जो मर्जी बना ले, वो ध्यान से सिर्फ ये देख लेना कि उसने लिंक किसके साथ किया है प्रॉफिट की परसेंटेज को, अगर वो कॉस्ट के साथ लिंक्ड है तो ये मार्कअप वाली कैलकुलेशन होगी जो हम करेंगे भी, ठीक है ना। यानी कि कॉस्ट के साथ लिंक हो तो वो मार्कअप, और मार्जिन हो तो ये वाला जुमला पढ़े, पॉइंट 4, सेल्स वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल,
या ग्रॉस प्रॉफिट इज मेड एट 20% ऑन सेल वैल्यू, या देयर वाज अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, या सेल्स वर अफेक्टेड एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये असल में मैंने पास पेपर्स में से उठाकर ऐसे ही ना जुमले लिख दिए थे ताकि डिफरेंट तरीकों से जो आई कैप पूछता है पता हो। तो इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सिंपल पता लग रहा होता है किसके साथ प्रॉफिट को लिंक किया हुआ, ठीक है ना। ये देखो ऑन सेल वैल्यू, ऑन सेल्स, ठीक है जी, ऑन सेल्स, जुमला जो मर्जी बनाता रहे, ठीक है। 20% मार्जिन, सिर्फ मार्जिन होगा तो वो, तो एक याद रखते हैं हम, ठीक है ना। तो एक याद रख लेंगे, वो मार्कअप जो है वो ऑन कॉस्ट होता है, तो फिर मार्जिन जो है वो ऑन सेल होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, इनमें कोई फर्क नहीं होता, परसेंटेजेस दोनों तरह से बताई जा सकती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम तरीका सीख लें, हम तरीका क्या रखेंगे मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है ना। तो हमारी जो है वो 2 स्टेप अप्रोच होगी जी। अच्छा, ये हर जगह हमारे सारे कोर्स के अंदर हमारा काम यही होना है, जो भी टॉपिक आएगा हम कहेंगे यार इसको हमने, अभी तो बेसिक है ना ये, वरना भी आगे बड़े टॉपिक्स में जाकर भी जो भी टॉपिक होगा हमारा काम यही होना है, यार इसको कैसे करना है जी भाई, इसको हम 5 स्टेप्स में किया करेंगे, वो मैं पहले दिन बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर मैं जितने मर्जी सवाल करवाऊंगा आपको वो सारे हम हर दफ़ा उसी तरह से करेंगे। स्टेप 1 ही रहेगा, स्टेप 2 ही रहेगा। ये वो बात थी जो मैंने स्टार्ट में आपको कही थी कि एक प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, इस सवाल शुरू कहाँ से करना है वो समझ नहीं आ रही होती, उसको हम टैकल कर जाएंगे। होपफुली 90-95% मसला ये हो जाएगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक के अंदर जिस तरह से पहला सवाल करना है वैसे ही आखिरी करना है, यानी स्टेप्स बना लेने, फॉर्मेट्स बना लेने, ठीक है ना। तो इसी तरह से मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन के लिए भी हम 2 स्टेप अप्रोच के ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला काम जो होगा वो पेन को लिखने के लिए मजबूर करना होगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन, यानी इसका यूज करना है। तो क्या करेंगे हम स्टेप 1 में, हम क्या किया करेंगे, हम सब स्टेप 1 के अंदर हम इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। कौन सी इक्वेशन? बहुत सिंपल वाली इक्वेशन जो अभी कल आपको बताई है कि सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे स्टेप 1 में। हम क्या कहिए, अंग्रेजियां प्रिपेयर इक्वेशन, ये सिर्फ आज के दिन के लिए एक दफ़ा लिख रहा हूँ, आज के बाद थोड़ा ही लिखेंगे। चलो आपने याद रखना हो तो आज 1-2 दफ़ा जाके घर पे लिख लेना, उसके बाद तो फिर डायरेक्ट चलाया करेंगे काम को, ठीक है ना जी। इक्वेशन क्या है हमारी जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। चलो अब एक सवाल सामने ओपन था, उसी को यूज भी कर लेते हैं ना, ठीक है। कहता है जी सेल इतने % है, कैलकुलेट करो जीपी इफ जीपी मार्जिन इज 20%, यानी कि ये परसेंटेज ऑफ सेल है और मार्कअप इज 20। चलो तो पहले मैं बी कर देता हूं, जरा मुझे आसान लगता है, ठीक है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूं जी, इस वक्त बी पार्ट कर रहा हूं, ओके। तो बी पार्ट है, इसी को फिर मिटा के बाकी किए जाएंगे जी। प्रॉफिट वो कहता है जी जीपी मार्कअप इज 25%। मार्कअप का मतलब क्या होता है जी, मार्कअप का मतलब क्या होता है जी, कॉस्ट। मार्कअप का मतलब क्या होता है जी, ऑन कॉस्ट। अच्छा, कभी ऐसा बोल दे मार्कअप ऑन सेल, तो क्या करोगे, किधर जाओगे, इधर मार्कअप उधर सेल। मार्कअप का मतलब ऑन कॉस्ट और लिख रहा है ऑन सेल, तो क्या यूज करोगे, नहीं, ऑन सेल यूज करोगे। वो खुद कह रहा है ऑन सेल, तो मार्कअप ना असल में एक उर्फ आम लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। कभी आप गौर करो ना, साथ वाले भाई से पूछो, हाँ भाई क्या काम कर रहे हो आजकल, यार मैं ना ये घड़ियां बेचता हूँ आजकल खरीद के, ठीक है, बल्क में मंगवाता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स को भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कल परसों ही सर ने बताया है इनको कि मार्क्स इंटू 1.8 करके आपने हमेशा सवाल करना है। तो डिमांड बहुत बड़ी हुई है घड़ियों की, तो मैं बस ये मंगवा के इम्पोर्ट कर करके इनको सेल कर रहा हूँ। तो आप फिर क्या पूछोगे, कैसे मार्जिन हैं, मतलब उर्फ आम पूछ लेते हैं ना, ठीक है। तो ये मार्जिन या मार्कअप उर्फ आम में लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। तो यूं भी हो सकता है ना, आप ये भाई से पूछ रहे कैसा मार्जिन है इस तुम्हारे इस बिजनेस में, कैसे मार्जिन हैं, तो ये प्रॉफिट के लिए उर्फ आम में लफ्ज यूज कर लिया जाता है। तो ये आगे कह दे कि जी मैं मार्जिन रखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, तो अब आप ये सर खुजाने ना बैठ जाना, यार अब मार्जिन और ऑन कॉस्ट किधर जाऊं, ऑन कॉस्ट। ऐसे ही मार्कअप ऑन सेल, हाँ बस मार्कअप और मार्जिन खामोशी केस में सिर्फ वो
मेन वाला यूज करना है कि मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है और मार्जिन ऑन सेल, ठीक है। मैंने कैसे तरह बात कर दूं, अच्छा सॉरी वापस आए जी। मार्कअप है तो ऑन कॉस्ट, मार्कअप है तो ऑन कॉस्ट। अब जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड होगी उसको आपने 100 अज्यूम करना है। अभी पिछले सवाल, पहले सवाल में बता के आ रहे हैं दूसरे में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ करेगा, ठीक है। हमने इक्वेशन बनानी है, लेकिन उसके लिए उसूल क्या यूज करेंगे, जिसके साथ, उर्दू में कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह, जिसके साथ प्रॉफिट की, हमारी कॉमन जबान है ना, हमें तो इसी में समझ आती है चीजें, ऐसे ही है ना जी। अब वो अलग बात है, फिर प्रॉफिट को प्रॉफिट ही लिख लेंगे, ठीक है। पर मतलब थोड़ा मिक्सचर चला के, जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड हो उसे 100 अज्यूम करें, उसे 100 अज्यूम करके ये इक्वेशन बना लें, ठीक है। कौन सी, ये जो आपको नजर आ रही है यही, और कौन सी, ठीक है। ये इक्वेशन बना लें जी, मुंह ना बना लें, ये इक्वेशन बना लें, हाँ जी बनाएं इक्वेशन। कितने परसेंट मार्कअप बोल रहा है जी। अब ये उसूल आसान अल्फाज में आपके लिए लिख दिया, ये स्टेप 1 के अंदर आपने लगाकर इक्वेशन बना लेंगे। ये ज़बानी हो जाया करेगा, आज पहला दिन है इसलिए करवा रहा हूं जी। बोलें जी, 100 किसको अज्यूम करेंगे, कॉस्ट को। इस इक्वेशन में अगर 100 कॉस्ट है और प्रॉफिट की परसेंटेज उसने कितनी बताई है जी, 25, तो 25 अगर प्रॉफिट हमें चाहिए तो फिर कितने की चीज बेचें तो ये अचीव होंगी दोनों चीजें, कॉस्ट भी रिकवर हो और 25 का प्रॉफिट भी आए। तो 100 + 25 इज इक्वल टू 120। ये हमारा स्टेप 1 मार्कअप। मैं मार्जिन का सवाल जब भी होगा, अभी मार्जिन वाले भी देख लेते हैं, यही सवाल बल्कि मार्जिन वाला भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा स्टेप 2, हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसकी उर्दू क्या लिखूं, ये तो वैसे उर्दू जैसी अंग्रेजी है ना, ये तो उर्दू जैसी अंग्रेजी है। दूसरा स्टेप क्या है जी, कैलकुलेट करेंगे हम रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी रिक्वायर्ड अमाउंट जो भी है आपकी वो निकालनी है तो आपको एक फिगर फिर गिवन भी होगी। असल में ना ये इक्वेशन है, इक्वेशन का रूल आपको पता है कि 3 चीजें हैं ना अगर इक्वेशन में, तो कोई सी 2 दे दे तो एक आप निकाल लिया करते हैं। अब सवाल के अंदर रुपीस की बात करें तो उसने सिर्फ गालिबन सेल दी हुई है, प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों मिसिंग है, इसलिए तो हम परसेंटेजेस के अंदर ले आए। अब जब हमने इक्वेशन बना ली तो हमारी इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट की परसेंटेज भी है, कॉस्ट की परसेंटेज भी है और सेल की परसेंटेज भी है। अब जो गिवन फिगर है उसको पकड़ के यही परसेंटेजेस यूज कर लेंगे। वेरी सिंपल, अभी 1-2 सवालों में प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो भी आज अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं, बस शुरू में वैसे ही है, बस है ना, शुरू में सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं, उसके बाद फिर सवालों में डायरेक्ट चल रहा होता है जी मार्कअप। भाई डायरेक्ट भाई बताओ, ऐसे 10 आवाजें निकलेंगी तो 5 लोग परेशान बैठे होंगे कि यार ये हुआ क्या, नहीं कैलकुलेशन तेज करनी है आपने, ओके। तो रिक्वायर्ड, बाकी टेंशन ना लें, हम हर वक्त की कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे जैसे पहली बार कर रहे हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अभी सीख लें, फायदा आपको पर्चे के अंदर इसी का ही होना है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे निकलेगी जी, जो अमाउंट गिवन है, जो अमाउंट गिवन है उसको डिवाइड कर दो उस गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, जो हमने अभी ये थोड़ी देर पहले निकाल ली है, ठीक है। ये हमने, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये परसेंटेजेस ही हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस हमारे पास निकली पड़ी हैं। तो गिवन अमाउंट को, गिवन अमाउंट की परसेंटेज से इस इक्वेशन में जो गिवन है, अभी ये ज़रा लग रहा है अंग्रेजियाँ ये वो, अभी 1 मिनट में आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। गिवन अमाउंट परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। अब सवाल में क्या गिवन है बताओ, और सवाल में क्या रिक्वायर्ड है, जीपी। जो भी मांग ले, जो भी मांग ले, वो कॉस्ट भी मांग सकता था, वो जीपी मांग रहे। तो गिवन अमाउंट को पकड़ो, फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है जी।
सेल 30,000 है, कैलकुलेट करो जीपी। सेल 30,000 है, कैलकुलेट करो जीपी, कोई मसला नहीं। नंबर 1 पे इक्वेशन बनाई, नंबर 2 पे ये फॉर्मूला यूज करके जीपी निकालना है। क्या निकालना है जी हमने? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जीपी निकालना है हमने, ठीक है। तो जीपी निकालना है, तो जीपी गिवन है क्या? वही तो निकालना है। वो कहां से गिवन है? गिवन क्या है फिर? सेल। सवाल के अंदर सेल गिवन है, कितनी है जी? जी 30,000 रुपीज, 30,000 ये सवाल के अंदर उसने दिया हुआ था। अच्छा, अब ये सवाल में से डाटा मिल गया और बाकी काम आपका इक्वेशन से हो जाना है। ये क्या है जी? सेल। ये क्या है? सेल। हमारी इस इक्वेशन के अंदर सेल के अगेंस्ट कितनी परसेंटेज नजर आ रही है? 125। तो इसको डिवाइड कर दो 125 से, डिवाइडेड बाय 125 और मल्टीप्लाई करोगे जिस अमाउंट को निकालना चाह रहे हो वो कौन सी है? जीपी। जीपी की परसेंटेज इस इक्वेशन में कितनी है? तो फिर मल्टीप्लाई कर दो 25 से। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप लोगों ने कई तरीकों से इसको, किसी उस्ताद ने इसको कैसे पढ़ाया, किसी ने कैसे, सब सही हैं। मैं अब एक ही तरीका रखूंगा ना क्लास में, मैं सब वाले तरीके कैसे लेके चल सकता हूं, ठीक है। तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, वैसे कॉस्ट अगर निकालनी होती तो क्या होता? कॉस्ट निकालनी होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते। क्यों? जरा ऐसी तरह दिमाग के अंदर लेके आए। गिवन अमाउंट थी सेल, हमें चाहिए होती अगर कॉस्ट, तो हम क्या करते? सेल 30,000 डिवाइडेड बाय सेल की परसेंटेज 125, रिक्वायर्ड होती कॉस्ट तो इंटू 100 करते। वैसे कितना आता है? करके देख लो, 24 से आना है। वैसे आप तो जबानी देख के कह रहे हो ना कि 30 में से 6 गया तो 24 आना है, लेकिन कैलकुलेटर एक बार करके देख लो। मैं मतलब कहता हूं आगे कहीं है कॉस्ट? हाँ आगे है, ठीक है। अगला सवाल है, ओके ओके, जान दो जी, कोई मसला? अच्छा, अब ये तो मैंने किया मार्कअप को यूज, ऐसा ही है। अगर मार्जिन आ जाए सवाल में, ए, ये कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है? 3 का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ये 3 का मैंने बी पार्ट करवाया था, अब ये 3 का ए कर रहा हूं। और अब अंग्रेजियां खत्म, स्टेप स्टॉप खत्म, वो सामने लिखे हुए हैं एक बार, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप? इक्वेशन बनाओगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? C प्लस पी इज इक्वल टू एस। लो जी, अब बस शॉर्टकट शुरू हो गए। अब ये भी इंशाल्लाह एक आध दिन तक लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। लेकिन चलें ये लिखते रहे, ठीक है। इक्वेशन बन गई? नहीं अभी नहीं बनी, अभी लिखी है सिर्फ। अब पार्ट 2 शुरू करने की इतनी जल्दी जी? ए पार्ट में कहता है जीपी, इधर मैं सवाल पूरा कर लूं। जीपी मार्जिन इज 20% मार्जिन का मतलब क्या है? परसेंटेज लिंक्ड है सेल के साथ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 100 अज्यूम कर लो सेल को। प्रॉफिट कितना? तो कॉस्ट 120। अच्छा, यानी यहां पे भी पहले ऐसे ही किया था हमने। हमें कैसे सवाल गिवन था? ये देखो, हमें यूं गिवन था सवाल में, उसने कहा था कि मार्कअप है, ऐसे ही है। निकाह, इसका मतलब 100 ले लो कॉस्ट को। प्रॉफिट कितना है? 25 था। तो यहां पर हमने बैलेंसिंग फिगर फिर इस इक्वेशन के अंदर सेल को निकाला था 125। 2 आ गए थे, तीसरा बैलेंसिंग निकाला था। अब यही काम यहां पे भी कर रहे हैं हम। सवाल के अंदर उसने मार्जिन कह दिया, तो लिंक्ड, प्रॉफिट लिंक्ड है सेल के साथ, तो सेल 100 आ गई, प्रॉफिट 20 है। तो अब कॉस्ट बैलेंसिंग तीसरी जो बची है वो निकालनी है। तो बैलेंसिंग कैसे निकलेगी? फिर 80 आएगा, ठीक है ना, माइनस करेंगे उसमें। तो बैलेंसिंग फिगर 80, ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज, हमने कैलकुलेट क्या करना है? जीपी, ठीक है। बस ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 इधर, जीपी डायरेक्ट लिखो। जीपी सवाल में गिवन क्या है? सेल लिखो, फिर कितनी है? ₹30,000। ये सेल आ गई। गिवन अमाउंट की परसेंटेज इस इक्वेशन में कितनी है? 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई। चाहिए क्या आपको? जीपी। जीपी की परसेंटेज कितनी है? 20। तो मल्टीप्लाई कर दो 20 से, आंसर इज, तो आंसर तो सेम ही होना था बेटा। ये सिर्फ ना चीज जो है वो 2 तरीके से प्रेजेंट की जा रही होती है। ये थोड़ा ही होता है कि आप एक ही बिजनेस जो है उसकी एक ही प्रॉफिट परसेंटेज होगी ना।
उसको रिलेट कर दे सेल की परसेंटेज के तौर पे। जो कॉस्ट को तो परसेंटेज डिफरेंट होगी, प्रॉफिट डिफरेंट नहीं हो जाएगा। हमने ये आजमा लिया। अच्छा मजीद आजमाते हैं, मतलब ऐसे ही जरा ए पार्ट अगर है तो सेल कितनी है सवाल में गिवन? 30,000। ये सेल गिवन है ना, 30,000 सेल गिवन है। और कॉस्ट ऑफ सेल अभी आपको सवाल अगला वही है, जीपी 50,000 नहीं, वो डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर कॉस्ट वैसे मैंने आपको निकलवाई थी, कितनी थी? 24 थी, बोलो। तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है वो 24,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? आप इसको बैलेंसिंग निकालना चाहो इस इक्वेशन में तो ये लो, जीपी कितना हमने निकाला है ना, जीपी 6,000, ठीक है। तो फिर बैलेंसिंग क्या आ गया? ऐसे कर लो, नहीं निकालनी कॉस्ट। और पार्ट बी देखें तो सेल तो सेम है और प्रॉफिट की परसेंटेज भी सेम है। तो फर्क क्या है फिर? सिर्फ रिलेट किया ना जिस चीज के साथ, वो चीज चेंज की तो परसेंटेज हिल गई, वरना ये तीनों चीजें सेम ही हैं। देखो ये बात समझ आती है आपको? ये कोई परेशान तो नहीं कर रही बात? ये देख लो मैंने दोनों के पीएनएल बनाए, सेम है, प्रॉफिट सेम है। वो क्या, एक बिजनेस से 1% प्रॉफिट, मतलब उसके जेहन में एक प्रॉफिट होता है, मैंने 6,000 जीपी कमाना है। अब वो 6,000 जीपी जो है वो मतलब बताने के दो तरीके हैं, उसको परसेंटेज ऑफ सेल के तौर पे बताए या परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के तौर पे बताए, तो वो परसेंटेज बदल जाएगी, अमाउंट नहीं बदलेगी, ठीक है ना? सही है, चलें, ये तो ऐसे ही था। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा इसको आप क्विकली करना है, ठीक है जी। ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था जी? कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड। कौन किस तरह 1 2 3 लिखा हुआ है? अच्छा इस तरह से रोमन वाला, ठीक है। नहीं जी 4 आ गया जी बेटा। जीपी इज 50,000, ये यहीं पे हो जाएगा 4। तो आपकी इजाजत हो या ना हो, मैं जरा ये बैठ के सवाल करा देता हूं जी मेरे बच्चों। पॉइंट क्वेश्चन 4 आ गया। जीपी इज 50,000 एंड मार्जिन इज 20%। तो मार्जिन का मतलब, अब देखो डायरेक्ट चलना है। अब देखो कहीं वो नकल नहीं करनी कहीं से, अब आपने मुझे बताना है, बस साथ के साथ तैयारी होती जाए ना, ठीक है जी। स्टेप 1 में क्या करना है? ओके, पार्ट 2 शुरू करना है सबसे पहले जी, करें।